में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं कमलकांत और अभी हम बात करेंगे बीपीएससी के संदर्भ में। देखिए दोस्तों, बीपीएससी 68 और डबल एओ का इंटरव्यू आपको जनवरी के महीने में होने वाला है और जो लोग क्वालिफाई किए हैं मेंस में, उन लोगों के लिए अभी सबसे बड़ी जो चुनौती है वो है कि इंटरव्यू में कैसे बेहतर अंक पाकर वो सफल हों। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इंटरव्यू आप लोगों के लिए सबसे निर्णायक कड़ी अब साबित होने वाली है और इस बार जो स्थितियां हैं, खास करके बीपीएससी 68 में, उसमें जो पेपर हुआ है, पेपर फर्स्ट, पेपर 2 और निबंध का जो पेपर है, उसमें जो है कि आपको अगर देखिएगा तो पहले बूम जो फैक्टर होता था सब्जेक्ट का, वो फैक्टर अब यहाँ पे गॉन हो चुका है। तो इसका मतलब यही है कि जब मेंस में विभिन्न छात्रों के बीच अंकों का अंतर कम होगा तो निर्णायक कड़ी जो है इंटरव्यू साबित होगी। इसलिए इंटरव्यू में आपके बेहतर परफॉर्मेंस कैसे हों, इस दिशा में आपको विशेष पहल करने की आवश्यकता है और इस पहल में रैंकर्स व्यू आप लोगों के साथ है। इसमें सबसे बड़ी जो चीज़ है दोस्तों कि इंटरव्यू के लिए आपको किन किन पोर्शन पे अच्छे ढंग से काम करना है, इन वस्तु स्थिति को आपको समझना है और उसको फिर सहजता के साथ आप डेली वर्क के रूप में अगर 1 घंटे आप अपना टाइम निकालकर इंटरव्यू पे देते हैं तो निश्चित रूप से इंटरव्यू में बेहतर अंक पाया जा सकता है, जो कि हम लोगों ने देखा है। पूर्व के छात्र ने भी ऐसा परफॉर्मेंस किया है, चाहे 64वीं हो, 65वीं हो, 66 हो, 67 हो, सब में रैंकर्स व्यू संस्थान से हम लोगों के मार्गदर्शन में बहुत सारे लड़के हैं जिन्होंने बेहतर अंक पाए हैं। तो अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि इंटरव्यू की बेहतर रणनीति के साथ तैयारी कैसे की जाए, और इसी संदर्भ में अभी हम लोग चर्चा करेंगे और इसमें देखेंगे कि किन किन मुद्दों पर आपको समग्र पकड़ बनानी है। तो इसमें सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है इंटरव्यू का, वो है आपका व्यक्तित्व या फिर आपकी व्यक्तिगत जो मुद्दे हैं उसके संदर्भ में जानकारी। और इसमें आपने 10th कहाँ से किया, 10वीं, 12, स्नातक, और अगर आपने किसी प्रसिद्ध संस्थान से, जैसे कि बहुत सारे छात्र होंगे जो जेपी यूनिवर्सिटी से किए होंगे, बहुत सारे छात्र तिलका मांझी यूनिवर्सिटी से पास होंगे, तो तिलका मांझी कौन थे, तिलका मांझी यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई, ऐसे प्रश्न भी आपको जोड़कर पूछे जाते हैं। आपके परिवार से संबंधित, आपका परिवार अगर छोटा परिवार है तो छोटे परिवार का क्या लाभ हो सकता है, अगर आपका परिवार बड़ा परिवार है तो बड़े परिवार के क्या लाभ हो सकते हैं। तो दोनों के सकारात्मक नकारात्मक आयाम से भी जोड़कर प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इन चीज़ों को भी आपको करके जाना है, ठीक है। स्नातक में जहाँ से आप पढ़े हैं उसके बारे में, यूनिवर्सिटी कौन सी रही है आपकी, तो हर चीज़ों पर, ठीक है, पकड़ आपको बेसिक पकड़ होनी चाहिए। इसके अलावे जो मुद्दे हैं उसमें आपको जो देखना है, उसमें आपका जो जिला है, खास करके जिला को अच्छे ढंग से तैयार करेंगे। और इसमें कौन कौन से पार्ट को देखना है, आपके ज़िले की स्थापना कब हुई, आपके ज़िले के स्थापना के साथ साथ आपका ज़िला जो है किस प्रमंडल का भाग है। मान लेते हैं कि आपका ज़िला शेखपुरा है, तो शेखपुरा किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है, मुंगेर प्रमंडल के अंतर्गत। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है शेखपुरा जिला में कितना ब्लॉक है, यानी प्रखंड की संख्या कितनी है, क्योंकि आप प्रशासनिक क्षेत्र में जाना चाहते हो और प्रशासनिक क्षेत्र में जाने के लिए प्रशासनिक जो खाका है जिसमें आप विभाजन आप देखते हैं कि ब्लॉक हैं, ठीक है, सब डिवीज़न है, तो इन सभी की संख्या भी बहुत सारे लोग होते हैं ये तो फैक्ट पूछ लिया, फैक्ट नहीं है, ये आपके जागरूकता से जुड़ा हुआ प्रश्न है, ठीक है। फिर आपके ज़िलों में रिसोर्स क्या है,
जिला में आर्थिक क्रियाकलाप किस ढंग से लोग करते हैं, एग्रीकल्चर की क्या स्थिति है आपके ज़िले में, किस किस चीज़ का उत्पादन होता है आपके ज़िले में, इससे संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है। कोई प्रसिद्ध व्यक्ति अगर आपके ज़िले के जुड़े हुए हैं तो उनसे संबंधित प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। तो ये सभी प्रश्न जो आपको बन सकते हैं, उसके लिए आप जो है कि एक कॉपी में उसको तैयार कर लेना है कि फैक्ट के स्तर पे भी कमी नहीं हो और कॉन्सेप्ट के स्तर पे भी अगर कमी नहीं रहेगी तो फिर आपको बेहतर अंक आने तय है। इसके लिए क्लास में व्यापक चर्चा की गई है कि कैसे आपको जिला को तैयार करना है। यहाँ पर शॉर्ट में हम समझेंगे चीज़ों को। फिर राज्य को, राज्य में बिहार राज्य की स्थापना कब हुई, बिहार राज्य जो बना तो उसमें बिहार का अर्थ क्या होता है, बिहार राज्य में पर्यटक केंद्र किससे जुड़ा हुआ प्रश्न आपको पूछा जा सकता है, बिहार राज्य के आर्थिक क्रियाकलाप से जोड़कर आपको प्रश्न पूछा जा सकता है, बिहार राज्य के प्रशासनिक स्वरूप से जोड़कर प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। और इसके अलावे बिहार की भौगोलिक स्थिति, जैसे अक्षांशीय विस्तार क्या है, देशांतरीय विस्तार क्या है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। कौन कौन से राज्य की सीमा बिहार को टच करती है, कौन कौन सा जिला किस राज्य की सीमा को छूता है, या ऐसे भी फैक्ट आपको पूछे जा सकते हैं। तो इस पर भी आप काम करेंगे, बेहतर ढंग से काम करना है, ठीक है। सभी मुद्दों पे बिहार को अगर विकसित राज्य बनाना हो तो आप कौन कौन से क्षेत्र में सुधार करना चाहेंगे, आइडियोलॉजी पे आधारित भी प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। तो इसके लिए भी आपको तैयार रहना है। अब हम लोग चलते हैं, 3 कड़ी हम लोगों ने देख लिया। फिर आपको देखना है राष्ट्रीय और समसामयिक मुद्दे। इसमें राज्य के मुद्दे, राष्ट्रीय मुद्दे, राष्ट्रीय मुद्दे और इसके अलावे जो आपको महत्वपूर्ण हो सकते हैं वो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे। देखिए बीपीएससी में जो ज़्यादातर फोकस होता है वो राज्य के मुद्दे पर ज़्यादा होता है, ठीक है। अब हम लोग कुछ उदाहरण देखेंगे कि कौन कौन से मुद्दे आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं बिहार के परिप्रेक्ष्य में। तो अभी कुछ उदाहरण लेते हैं, क्योंकि सभी मुद्दा पर चर्चा करना संभव नहीं है। उसके लिए आपको क्लास है और क्लास में जुड़कर आप सभी चीज़ों को देख सकते हैं। उसके अलावा 3 मॉक भी हम लोग ले रहे हैं, उसमें भी आप जुड़ सकते हैं। तो अभी से जुड़ के काम कीजिएगा तो आप बेहतर स्थिति में होंगे, ठीक है। अभी बात हम करेंगे बिहार की समसामयिक गतिविधियों पे। देखिए बिहार में जो अभी सबसे ज़्यादा जो चर्चा का मुद्दा बना हुआ है वह है जातिगत जनगणना के बाद जातिगत आरक्षण के दायरे को बढ़ाया जाना। अब देखिए जाति के आधार पर आरक्षण नहीं है कि विभिन्न जातियां हैं, लेकिन विभिन्न जातियों के आधार पर एक कम्युनिटी बनाया जाता है, ठीक है। जैसे बीसी, ईबीसी, एससी, एसटी। अब इसके अंतर्गत भी बहुत सारी जातियां हैं, बीसी के अंतर्गत भी बहुत सारी जातियां हैं। इसमें यादव हो गए, कुर्मी हो गए, और भी बहुत सारी जातियां हैं। हर एक समुदाय में जातियों की संख्या क्या होगी, ज़्यादा होगी, और उनके लिए आरक्षण के दायरे को क्या कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है। बीसी के लिए कितना कर दिया गया है, फैक्ट भी पूछा जा सकता है, 18%। ईबीसी के लिए 25%, एससी के लिए 20%। अब इन चीज़ों को जानना काफ़ी आपके लिए आसान है, इसको आप भी जान सकते हैं। लेकिन अब मुद्दा यहाँ पे इंटरव्यू के लिए महत्वपूर्ण जो होने जा रहा है वो है कि क्या
जातिगत आरक्षण, जातिगत जनगणना के आधार पर आरक्षण को बढ़ाया जाना उचित है या नहीं। अब ऐसे जो प्रश्न होते हैं वो आपके नंबर को तय कर रहे होते हैं कि आप में प्रशासनिक स्किल है या नहीं है। तो इसके लिए कैसे उत्तर दें, कैसे आप बेहतर उत्तर दें, तो यहाँ पर जब प्रश्न पूछा जाए तो सबसे पहले आपको बोलना है कि यह सरकार का नीतिगत फैसला है। पहले टालिए, ये नहीं कि अपना व्यू दे देना है, नीतिगत फैसला है, अब उसमें आप क्या कर सकते हैं, सरकार का फैसला है। अब फिर जबरन आपसे पूछा जाए कि नहीं आप बताइए कि कौन सा चीज़ आपको लगता है सही है या गलत है, तो आपको जाना है कि चूंकि सरकार के, बिहार सरकार में आप जॉब करने वाले हैं तो आप सही है के साथ ही जाएंगे, क्योंकि बिहार सरकार के आइडियोलॉजी में ही अगर आपका विश्वास नहीं है तो बिहार सरकार के प्रशासन में आप जाने के लिए योग्य भी नहीं माने जाएंगे। तो आपको आइडियोलॉजी में तो विश्वास करना ही होगा, ये आपकी मजबूरी है। तो सही है तो किस आधार पर, क्योंकि जातिगत जनगणना कराया गया और इसके आधार पर आर्थिक विश्लेषण किए गए, और जब आर्थिक विश्लेषण किए गए तो इस आधार पर ही क्या किया गया, जातिगत आरक्षण के दायरे को बढ़ाने की बात की गई। अब यहाँ पर प्रश्न फिर से उभरता है कि जब जातिगत आरक्षण को बढ़ाया गया तो इसको कैसे हम समझ सकते हैं कि जनगणना के आधार पर जो विभिन्न जो समुदायों के बीच जो विभाजन किया गया वो विभाजन सही है या गलत है। तो इसमें सरकार ने क्या कहा कि EWS, जिसको हम बोलते हैं क्या, EWS, इसमें आपको इकोनॉमिक्स वीकर क्लास जो है, ठीक है, के लिए जो आरक्षण है वो कितना है, 10%, और इसकी अगर बिहार में जनसंख्या में भागीदारी देखी जाए इन समुदायों की तो कितना है, लगभग 15%। तो अगर इसी अनुपात में हम देखें, BC का पॉपुलेशन लगभग कितना है, 27, EWS का लगभग पॉपुलेशन कितना है, 36%। तो इस रेशियो में ही हमने इस आरक्षण को बढ़ाया है, इसलिए यह वैज्ञानिक ढंग से सही है। यही दलील सरकार का था और पटना हाई कोर्ट में भी इसको मान्य किया गया। इसीलिए वर्तमान जो स्थिति है उसके आधार पर आप इस आरक्षण को गलत नहीं ठहरा सकते हैं, ठीक है, आपको ठहराना भी नहीं है, प्रशासन में जाना है तो। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि आगे चलकर हो सकता है जब आपका इंटरव्यू चल रहा हो उस समय यह मामला सुप्रीम कोर्ट में चला जाए। तो जब सुप्रीम कोर्ट में मामला चला जाएगा तो उस समय आपका उत्तर देने के तरीके में भी थोड़ा सा बदलाव करना होगा कि यह मामला न्यायालय में विचाराधीन है। तो हर एक सिचुएशन में उत्तर देने का तरीका क्या होता है, समय के साथ परिवर्तित होता है, तो उसको आपको फॉलो करना है सभी लोगों को। अब एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर चलते हैं जो कि एक राष्ट्रीय मुद्दा है। अब राष्ट्रीय मुद्दे में, महत्वपूर्ण मुद्दे में एक मुद्दा जो कि आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है, वो मुद्दा है विभिन्न विधानसभा चुनाव के बाद आए परिणाम। अब इसमें फैक्ट क्या हो सकता है, फैक्ट ये हो सकता है कि आपको पूछा जाए कि राजस्थान के सीएम कौन बने, मध्य प्रदेश के सीएम कौन बने, किस पार्टी की सरकार सत्ता में आई छत्तीसगढ़ में, फिर आपका चुनाव कहाँ हुआ है, तेलंगाना, फिर चुनाव कहाँ हुआ है, मिजोरम। अब इसमें मुख्यमंत्री और विभिन्न पार्टियों की स्थितियों को अगर देखा जाए तो इसको तैयार करना आपके लिए काफ़ी आसान है, क्योंकि यह फैक्ट है, ऑफिशियल साइट पे भी जाइएगा तो वो आपको मिल जाएगा। लेकिन प्रश्न यहाँ पे इंटरव्यू में थोड़ा परिवर्तन के साथ ही पूछा जाता है। अब पूछा जाएगा कि इन तीनों राज्यों में भाजपा के विजित होने का क्या कारण है। अब यहाँ पर आप लोग टीवी देखते हैं, दिन रात मोबाइल चला रहे हैं,
तो कुछ लोग उत्तर क्या बोल देंगे कि आईटी सेल पर बीजेपी का पकड़ ज्यादा है। कुछ लोग इसमें क्या बोल देंगे, ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हुआ है। कुछ लोग इसमें बोल सकते हैं कि इसमें भाजपा के विजित होने के कारण मोदी ब्रांड है, कि मोदी का नेम फेम इतना हो रहा है, जबकि दिन रात टीवी पे यही चल रहा है। तो आप हो सकता है इस उत्तर को दे दें, जबकि हम अधिकांश लोग में देखते हैं कि ऐसे ही उत्तर अवधारणा को आप बना के रखते हैं, जबकि ये उत्तर बिल्कुल ही गलत है प्रशासनिक ढंग से देखा जाए तो। अब इसमें उत्तर आपको देना क्या है, उत्तर देने का आधार क्या होगा, उसमें है कि केंद्र सरकार की योजना की महत्वपूर्ण योजनाएं, जिससे जनता क्या हुई, लाभान्वित हुई। महत्वपूर्ण योजना, अब योजनाओं में क्या, आयुष्मान भारत योजना हो गया, किसान समृद्धि योजना हो गया, बहुत सारी योजनाएं हैं। और मध्य प्रदेश में क्या है, पहले भी किसकी सरकार थी, बीजेपी की सरकार थी, तो वहाँ राज्य सरकार की योजनाओं को भी गिनवा सकते हैं। लेकिन दो राज्य आपको, एक छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में, दोनों जगह पूर्व में किसकी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी। तो वहाँ पर आलोचना का आधार आपका क्या होगा, चेंज हो जाएगा। वहाँ पर बोल सकते हैं कि वर्तमान सरकार से नाखुश भी थी। तो वो डिपेंड करता है कि कैसी सिचुएशन है, उसके अनुसार आपको उत्तर देना है। इसके अलावा केंद्र की योजना के अलावा आंतरिक सुरक्षा का मुद्दा भी बोल सकते हैं। इसके अलावा आप जो मुद्दा बोल सकते हैं, विदेश नीति मजबूत होती, विदेश नीति, ये भी आप बोल सकते हैं। इसके अलावा आपको अगर बोलना हो तो आप ये भी बोल सकते हैं कि वर्तमान जो सरकार की जो रूपरेखा है, जो अभी वर्तमान में सरकार केंद्र में काम कर रही है, उसके कार्यशैली को जनता ने पसंद किया है। तो ये क्रम बिल्कुल डिसाइडेड होना चाहिए, ये नहीं कि कुछ भी क्रम में बोल लिए, ठीक है। इंफॉर्मेशन इंटरव्यू के लिए आपको एक महत्वपूर्ण कड़ी हो सकती है, लेकिन जब तक उसको व्यवस्थित ढंग से आप नहीं बोलते हैं, इंटरव्यू में बेहतर अंक मिलने की संभावना नगण्य रहेगी। तो इस पर आप लोग काम कीजिएगा। अब समसामयिक मुद्दे के अलावा जो आपके लिए महत्वपूर्ण मुद्दे हो सकते हैं इंटरव्यू के लिए, वो हैं प्रशासनिक मुद्दे, एडमिनिस्ट्रेटिव क्वेश्चन भी आपको पूछे जाएंगे, ठीक है। जैसे एक प्रशासक में कौन कौन से गुण होने चाहिए, प्रशासक के गुण, फिर सुशासन किसे कहेंगे, ऐसे प्रश्न। फिर आपको पूछा जा सकता है कि आपका ही चयन क्यों करें, ऐसे प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। इसमें बहुत सारे प्रश्न हैं जिस पे हम लोग चर्चा करेंगे, और इसका कैसे आप बेहतर उत्तर दे सकते हैं, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं दोस्तों, वो है सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन, वो है परिस्थिति जन्य प्रश्न। आपको कोई सिचुएशन दे दिया गया कि आप एसडीएम हैं, आपके अधीनस्थ अधिकारी अगर करप्शन में लिप्त हैं तो आप क्या करेंगे, आपके सीनियर अधिकारी आपके चैम्बर में शराब पी के प्रवेश कर जाते हैं तो आप क्या करेंगे, आप किसी होटल में खाना खाने जाते हैं, वहाँ पर 14 वर्ष से कम आयु का बच्चा अगर कोई काम कर रहा है, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे। तो ये होते हैं सिचुएशन बेस्ड प्रश्न। तो इस पे कैसे संतुलित उत्तर देना है, इसको भी क्लास में समझाया जाएगा। आपको अभी से क्या करना है, तो अभी से जो काम करना है उसमें है एक न्यूज़पेपर को अच्छे ढंग से आपको पढ़ना है। अब ये न्यूज़पेपर कौन हो सकता है, आप हिंदुस्तान ले लीजिए या फिर दैनिक जागरण ले सकते हैं। स्थानीय पेपर को अभी प्राथमिकता दीजिए, ठीक है। एक न्यूज़पेपर, दोनों में से कोई एक।
इस पर क्या क्या काम करना है इस पे बताया जाएगा सारी चीज़ों को। इसके अलावे आपको क्या करना है कि आपका जो वैकल्पिक विषय है उस पे भी काम कर लेना है, ठीक है, उससे रिलेटेड भी प्रश्न रहेंगे। फिर स्नातक के विषय, इस पर भी आपको काम कर लेना है। और फिर जो आप वरीयता क्रम में जिन पदों को आपने रखा है उस पर भी आपको काम करना होगा कि वरीयता क्रम में आपने पहले स्थान पे क्यों रखा है, ये सभी प्रश्न। तो ये सब प्रश्न हम लोग करवाएंगे। तो ये बिल्कुल आप अभी से अगर डेली आप काम करते हैं, 1 घंटा हम लोगों के साथ देते हैं, विश्वास मानिए कि सही ढंग से अगर आपकी कार्यशैली रहती है और अच्छे ढंग से आप प्रशासनिक ढंग से उत्तर देते हैं तो निश्चित रूप से इंटरव्यू में बेहतर अंक मिलने तय हैं। इसके अलावे आपको मैं एक और बात बता देता हूं। अभी बहुत सारे जगह पे फ्री मॉक का जो है कि बैनर टंग गया है, ठीक है, फ्री मॉक, जहां इंटरव्यू सिर्फ खाना पूर्ति है। तो वैसे संस्थानों से आपको बचना भी है। मैं एक सिर्फ हिंट कर रहा हूं कि ये नहीं कि तैयारी के बिना ही इंटरव्यू जाके दे रहे हैं, मॉक दे रहे हैं, कोई आपको आलोचना कर दिया, प्रेशर आ गया। बहुत सारे लड़कों को हम लोग देखते हैं। तो ठीक है, विश्वास आपको है तो आप जाइए, लेकिन सही ढंग से अपने साथ, क्योंकि आपको मौका मिला है, तो अपने साथ न्याय जरूर कीजिए। खुद के साथ अगर आप न्याय नहीं कर पा रहे हैं तो आपको सेटिस्फेक्शन नहीं होगा, बाद में आप सोचिएगा इतना अच्छा मौका गवा दिए, ठीक है। तो अभी से जुड़ के आप लोग काम कीजिए, क्योंकि इंटरव्यू जो है आपको निर्णायक कड़ी होने वाली है, चाहे वो बीपीएससी 68 का इंटरव्यू हो, चाहे AAA का इंटरव्यू है। तो इसके लिए जो लोग जुड़ना चाहते हैं वो हमारे फ़ोन नंबर 7004291557 पे कॉल कर सकते हैं, या फिर 8709537366 पे कॉल कर सकते हैं। दोनों में से किसी नंबर पे कॉल करके आप लोग जुड़ जाइए जितना जल्द से जल्द हो सके। 1-2 दिन में सभी लोग क्लास, पहला क्लास हो चुका है, डेली क्लास चलते रहेगा, मतलब सप्ताह में 2 क्लास हम लोग दे रहे हैं, उस पर काम भी तो करना है और उसके बाद वर्क भी दिया जाएगा। तो अभी से जुड़ के काम कीजिएगा तो आपकी सफलता के चांस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और टारगेट क्या करना है, 80 से 90। कोई जादू की छड़ी हम लोगों के पास नहीं है, आपकी मेहनत और लगन और हम लोग का मार्गदर्शन ही आपको बेहतर अंक दिलवा सकता है। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।